नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का कैबिनेट की बैठक समाप्त। अलग अलग विभागों की कब्जे की जमीनों को लेकर बनी सब कमेटी। 30 बिंदुओं पर लिया गया निर्णय। धामी की कैबिनेट में 30 बिंदुओं पर निर्णय। देहरादून में महिला सशक्तिकरण सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ। महिला भागीदारी को प्रोत्साहन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कहा, आधी आबादी देश का मान। महिला दिवस के पूरे सप्ताह होगा जश्न। उत्तराखंड में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। अध्यक्ष जसवींद्र सिंह गोगी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का फूका पुतला। कहा, आम आदमी की कमर को तोड़ने का किया काम। महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। दरारों का दर्द लेकर राजधानी देहरादून तक मार्च पर निकले 9 युवा पैदल नापेंगे करीब 300 किलोमीटर तक की जमीन। जोशीमठ संघर्ष समिति ने किया स्वागत। उत्तरकाशी में सबसे लंबी सुरंग में अचानक गिरने लगा मलबा। मजदूरों ने भागकर बचाई जान। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी के पास राजमार्ग हुआ बाधित। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। राजस्व और अलग अलग विभागों की कब्जे की जमीनों को लेकर सीएम की अध्यक्षता में सब कमेटी बनी। राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण का मुद्दा न आने पर अधिकारियों को फटकार पड़ी। कैबिनेट बैठक में कुल 30 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। राज्य सरकार की 16 नीति में सीएम स्वरोजगार संशोधन नीति को मंजूरी दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ गैरसैंण में पेश होने वाले बजट को भी मंजूरी मिली। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार इस बार सरप्लस बजट पेश कर सकती है। दूरसंचार पुलिस से संबंधित विषय को मंजूरी। श्रम विभाग और आवास विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी। आज पर्यटन नीति मंजूर नहीं हो सकी। इसका प्रेजेंटेशन कैबिनेट बैठक में हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए एहसन पंत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्यूरो चीफ एहसन पंत से जानना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। क्या कुछ अहम फैसले यहां पर लिए गए हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपिका, चाहूंगा उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक सोलर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है आज की कैबिनेट की बैठक में। और तकरीबन 30 ऐसे मुद्दे थे, ऐसे मसले थे जो कैबिनेट के सम्मुख लाए गए और कैबिनेट ने उनको अपनी हरी झंडी दी है, जिसमें गैरसैंण में आने वाले जो बजट है उसको मंजूरी दे दी गई है। बजट इस बार सरप्लस रहने वाला है। पर्यटन नीति का जो प्रेजेंटेशन है वो कैबिनेट के सामने हुआ। इसके अलावा राज्यपाल का जो अभिभाषण गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा में होना है, उसके अभिभाषण को अप्रूवल किया गया है कैबिनेट की तरफ से। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों के 10% जो आरक्षण का मुद्दा था उसको करने के लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया है ताकि उसको ठीक से किया जाए। और इसके अलावा जो 30 बिंदुओं पर जो निर्णय लिए गए हैं उनमें सोलर नीति और स्वरोजगार संशोधन की नीति को मंजूरी दी गई है। तो अपने आप में 30 महत्वपूर्ण फैसले आज की बैठक में लिए गए हैं। श्रम से लेकर पर्यटन से लेकर परिवहन से लेकर तमाम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। लेकिन विधानसभा से बजट सत्र आहूत होने के चलते इसकी ब्रीफिंग ऑफिशियली नहीं की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उधर उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बने विधानसभा भवन में पेश करने वाली है। राज्य सरकार भी इस बजट को लेकर अपनी तैयारी में है, जबकि विपक्षी दल राज्य सरकार को विधानसभा में घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। गैरसैंण में होने वाले इस बजट सत्र को लेकर विपक्षी दल ने विधानसभा सत्र के छोटे कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछना चाहता है और उन पर विधानसभा में चर्चा भी करना चाहता है। गैरसैंण में हम चिंतित हैं इस बात से कि सत्र बहुत कम दिन का बुलाया गया है और क्योंकि विषय इस समय इतने हैं, यहाँ अंकिता भंडारी केस वीआईपी का नाम आज तक बाहर नहीं आया।
एस राजू ने SSSC घोटाले के बाद इस्तीफा देते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सफेद पोस्ट नेता मुझे जांच नहीं करना देना चाहते। उस सफेद पोस्ट नेता तक अभी बात नहीं गई है, उसके विषय में क्वेश्चंस होंगे। पटवारी भर्ती घोटाला है जिसमें लीक पेपर हुआ है, गोपन के अधिकारी पकड़ गए, इसके विषय उठने हैं। हिमालय दरक रहा है जिसमें जोशीमठ भी है, जिसमें हमारे कर्णप्रयाग का बहुगुणा नगर भी है, जिसमें गोपेश्वर भी है, जिसमें उत्तरकाशी भी है, जिसमें धारचूला भी है, कपकोट भी है, आपका टिहरी से लगा हुआ क्षेत्र भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। साथ ही महिला भागीदारी को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया। इस दौरान प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो कि बाल विवाह और बढ़ते महिला अपराधों से संबंधित है। और हमारी जो डबल इंजन की सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में चलने वाली, उसमें हमेशा से अगर किसी को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है तो मातृशक्ति को दी गई है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 विशेष घोषणाएं की हैं। एक तो बाल विवाह की सूचना देने वाले ऐसे कोई भी जनमानस में कोई भी व्यक्ति होगा, उसको एक सम्मानित धनराशि के साथ में उसको सम्मानित किया जाएगा। प्रशस्ति पत्र के माध्यम से भी उसको सम्मानित किया जाएगा। और महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का अपराध यदि कहीं घटित हो रहा है, उसकी सूचना देने के लिए भी संबंधित व्यक्ति को जो है उसकी सूचना गोपनीय रखने के साथ में उसको आर्थिक पुरस्कार और उसको प्रशस्ति पत्र, इन दोनों चीज़ों की घोषणा की है। सम्मानित धनराशि 10,000 रुपये तक की आज यहाँ पर घोषणा हुई है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार का निर्णय बहुत स्वागत योग्य है। ऋषिकेश में प्रस्तावित G20 सम्मेलन भाग लेने के लिए देश विदेश के प्रतिनिधि उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में इसे लेकर प्रशासन तैयारियां शुरू कर चुका है। रानी पोखरी में गुरुवार को ऋषिकेश रोड और एयरपोर्ट रोड पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान ऋषिकेश के SDM और रानी पोखरी थाने की पुलिस मौजूद रही। ये जो अतिक्रमण है यहाँ इस वाले भाग में, रानी पोखरी वाले भाग में 21 मीटर चौड़ाई में विभाग के नाम ज़मीन थी। और अभी जो है मौके पर ये मात्र 11 मीटर ही सड़क थी। तो इसको आज इनको पूर्व में भी ये मामला कम से कम 2014-15 से गतिमान था। इससे पहले भी इन लोगों को कई बार नोटिस दिए गए हैं, अखबार में पब्लिश किया गया था कि भाई आप अपना अतिक्रमण हटा लें। और इससे पहले इनको 28 तारीख को नोटिस दिया गया था। तो मिले हैं साहब, पर ये है कि ये कहते हैं मकान आबादी में इसको नहीं तोड़ेंगे हम, अब उसके बावजूद भी तोड़ रहे हैं, जबकि ये 100 साल पुराना मकान बना हुआ है। यहाँ पे 5 परिवार तो हमारे ही हैं, 2 परिवार हमारे ताऊ जी के हैं। चौथी पीढ़ी इस पे ये जी निर्भर, ये इस मकान मतलब इस मकान समझो ये पुराना। ये बताइए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी हमारी दुकान से ही रोजी रोजगार है, वो सब आप लोगों ने हमारा छीन लिया, मुआवजा भी नहीं दिया, कहाँ जाएं? ऊपर से कमरे वगैरह सभी पीछे कर दिए। इतना नहीं बोला था इन लोगों ने कि इतना तोड़ेंगे। सिर्फ इन्होंने 2 दुकान के। देहरादून कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। बता दें, होली से ठीक पहले घरेलू गैस में 50 और कमर्शियल गैस में 350 की वृद्धि सरकार द्वारा की गई है, जिसको लेकर जनता और विपक्ष में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा, भाजपा सरकार को कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार जहां 2013 में भाजपा कार्यकर्ता महंगाई के लिए नारे देने का काम कर रहे थे, तो वहीं आज सरकार के वही नेता कहीं भी नजर नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महंगाई में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली और अब होली से पहले गैस के दाम बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ने का काम सरकार कर रही है। जोशीमठ में लगातार भू धसाव की जद में है। आपको बता दें कि जोशीमठ देवनगरी के कई वार्डों में इतनी खतरनाक मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है कि जिन्हें देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाती हैं। बता दें कि जोशीमठ देवनगरी के ही मनोहर बाग वार्ड की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ तो कोई आशानी इतने खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं कि जो कभी भी
स्वयं पल भर में जमींदोज हो सकती हैं। सबसे ज्यादा दरारों का सिलसिला इसी वार्ड में देखा जा सकता है। बड़ी बात तो ये भी है कि फिर एक बार इस मनोहर बाग वार्ड में स्थानीय लोगों के खेतों में एक बार दरारें पड़ने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे कि आपने स्वयं देखा है, और ये दरारें जो है ये ना स्टेबल हो रही हैं, ये दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और पहले ये स्टेप में थी, मतलब 5 मीटर, फिर 5 मीटर, कहीं पे 2 मीटर, इस तरह से ये दरारें बढ़ रही थी। लेकिन अब इस दरारों का जो सिलसिला है ये बिल्कुल एक लेंथ पे आ चुकी है, और कम से कम 200 मीटर ये दरारें फैल रही हैं। और दरारों के साथ साथ जो है, इनके साथ जो है बड़े बड़े गड्ढे भी साथ साथ हो रहे हैं। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधर जोशीमठ तहसील प्रांगण में चल रही धरने के 2 महीने बीतने को आ गई हैं, जिसके चलते जोशीमठ के 9 युवा अब देहरादून पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जोशीमठ संघर्ष समिति के लोगों ने 9 युवाओं को फूलमाला पहनाकर तहसील प्रांगण से नारेबाजी के साथ जोशीमठ की सीमा तक विदा किया। इस दौरान जोशीमठ संघर्ष समिति के लोगों ने तहसील प्रांगण से लेकर जोशीमठ की सीमा तक जमकर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि यह 9 युवा जोशीमठ के आंदोलन का और जोशीमठ की जनता का संदेश लेकर राजधानी तक पैदल जाएंगे। वहीं विनाशकारी विकास के ढांचे के खिलाफ पर्यावरण, विश्व धरोहर, हिमालय और जोशीमठ को बचाने का संदेश लेकर तथा जोशीमठ की जनता के लिए न्याय की मांग के साथ ये देहरादून तक जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, जोशीमठ तहसील प्रांगण में धरना चल रहा है, 2 महीने बीतने को आए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ मांगे यहाँ पर रखी जा रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार 2 महीने से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जो लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार वहां पर एनटीपीसी के खिलाफ जो नारेबाजी भी करने को मिल रहा, खूब वहां पर देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि 9 दिन। आप मुझे सुन पा रहे हैं नवीन? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सितारगंज सिडकुल में स्थापित फैक्ट्रियां लगातार गैर कानूनी तरीके से रातों रात बंद हो जा रही हैं। अब तक लगभग 63 कंपनियां गैर कानूनी तरीके से भाग गई। कंपनियों के भागने का कारण अन्य स्थानों से आए हुए कर्मचारियों जो कंपनियों में कार्य करते हैं उनका पलायन हो रहा है, जिस कारण क्षेत्र के व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जायडस वेलनेस कंपनी, जिसकी बंदी को उच्च न्यायालय और वर्तमान शासन द्वारा अवैध करार दिया गया है, बावजूद कंपनी नहीं खुल पा रही है। जायडस वेलनेस कंपनी भागने से 1200 कर्मचारी बेरोजगार हो गए और 250 दिन से अधिक समय से धरना कर रही हैं। उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए जुट गई हैं। मंगलौर में बीजेपी की चल रही प्रदेश कार्य समिति अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन में पहुंचे हरिद्वार सांसद डॉक्टर निशंक रमेश पोखरियाल ने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ अल्पसंख्यक को जोड़ने का आह्वान किया है। कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, और इसीलिए पूरी तादाद में, बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज जो नवोदित हमारे पदाधिकारी हैं, नई नियुक्तियां जिनको मिली हैं, नई जिम्मेदारियां मिली हैं, उनका अभिनंदन भी हमने किया है। वो नए उमंग, नई जोश के साथ अब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त करने के लिए जो कार्य योजना प्रदेश कार्य समिति में बन रही है, वो निश्चित रूप में 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर चलने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति 2 दिवसीय कार्य समिति होटल मौर्या, रुड़की, मंगलोर रोड पर संपन्न हुई है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित सरकार में वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी के जो नामित सदस्य हैं, उनको इस
प्रदेश कार्य समिति में आमंत्रित किया गया था। इसमें हमारे प्रदेश कार्य समिति में हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय कुमार जी, उनका संगठनात्मक विषय पर चर्चा हुई है। साथ ही हमारे रमेश पोखरियाल निशंक डॉक्टर साहब, जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिला है। अपनी अल्पसंख्यक सरकार की जो योजनाएं उस पर विषय पर विस्तार से चर्चा सदाब शम्स जी, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा रखा गया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले ही उत्तराखंड परिवहन निगम ने हर स्तर से अपनी कवायद तेज कर दी है। पर्वतीय मांगों के लिए BS 6 श्रेणी की 100 नई बसें खरीदने के निर्णय के साथ ही कर्मचारियों के वेतन और मानदेय में बढ़ोतरी का भी फैसला किया गया। परिवहन मंत्री चंद्र रामदास ने इन दोनों फैसलों को लेकर जानकारी दी है। पिछली कैबिनेट बैठने के बाद कल हमारे उत्तराखंड परिवहन निगम की बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें हमने 4-5 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला निर्णय, हम 100 गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं, जिसमें 40 गाड़ियां BS 6 की और 60 गाड़ियां हम डीजल की खरीद रहे हैं। और मार्च में ये गाड़ियां खरीद लेंगे ताकि हम चारधाम यात्रा में भी चला सकें और पहाड़ की रूटों में हम सभी गाड़ियां हम चलाने का हम अप्रैल में हम प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं काशीपुर में बुजुर्ग महिला से ठगी मामले में ITI थाना पुलिस ने शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान दोनों के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार और नकदी बरामद कर ली है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। और ये थाने से ठगी करने की ही नीयत से आए थे। ये 24 को नैनीताल पहुंचे थे। नैनीताल ये रुके और 2-3 दिन रेकी करने के बाद इन्होंने 27 तारीख को अटेम्प्ट करना शुरू किया। तो सबसे पहले इन्होंने भाजपुर में करी, ITI में करी, और इनका ये था कि जगह जगह स्थान बदल के जो लोग हैं उनके साथ ठगी करेंगे और जनपद से निकल जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये थी कि ये मुंबई से बाइक से आए थे ठगी करने के लिए। हमारी टीम ने जब इनको अरेस्ट किया तो दोनों घटनाओं में जो इनके द्वारा ठगी का अमाउंट था 77,000 और 41,500 रुपये 100% की रिकवरी करी गई। 2 तमंचे भी अवैध इनके पास से बरामद किए गए हैं। हरिद्वार में JEE और AEE पेपर लीक मामले में फरार चल रहे आरोपी संजय धारीवाल के घर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बता दें कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त संजीव चतुर्वेदी को पुलिस उत्तर प्रदेश के बलिया ले गई थी, जहां उसके बैंक लॉकर से लगभग 22 लाख की ज्वेलरी बरामद की। साथ ही अनुराग पांडे से 2,70,000 रुपए की रिकवरी हुई थी। कमीशन की परीक्षाओं के संबंधित की जा रही है, जिसमें एक AJE की परीक्षा है और दूसरी पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जिसमें पूर्व में काफ़ी सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। और जो जानकारी मिली थी, इसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड पर संजीव चतुर्वेदी जो अनुभाग अधिकारी थे, उनको रिमांड पर लेकर इसमें कुछ बरामदगी कराने की, कुछ अवैध संपत्ति की बात पता चली थी, जो इन्वेस्टमेंट को उनको पैसे मिले थे। इस संबंध में टीम बलिया गई थी। वहाँ पर लॉकर से करीब 22 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। चूँकि भारी मात्रा में ज्वेलरी थी, वो किस सोर्स से आई थी, इस परीक्षाओं को लेके पैसे के माध्यम से तो नहीं पहुंची। सबको देखते हुए इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य है तो उस पर ये कार्रवाई की गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों की जमानत याचिका पर अपर जिला जज की अदालत में 10 मार्च को सुनवाई होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपी पुलकित आर्य की बेल रिजेक्ट होने के बाद अब आरोपी सौरभ ने ADG कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई है, जिससे जज को अवगत करवाया गया है कि ADG कोर्ट के अवकाश पर चले जाने के कारण जिला जज की अदालत में सुनवाई हो। वो अवकाश में जाने के कारण आज उसमें तिथि नियत थी, किंतु अगली तिथि 10 मार्च नियत की गई है। उसमें जमानत पे सुनवाई होगी। साथ ही साथ ये भी हुआ कि उन्होंने जो एक्यूज के अधिवक्ता हैं, उन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन बेल की डाली है, जो कि जिला जज के यहाँ डाली है। शायद वो बेल एप्लीकेशन जिला जज के यहाँ ट्रांसफर हो जाए, उसकी सुनवाई वहाँ जाए। और इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।